नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम पढ़ रहे थे कोलाइड्स और कोलाइड्स के हमने गुण पढ़ लिए थे, मृदा कोलाइड के गुण पढ़ लिए थे, प्रकार पढ़ लिए थे और प्रकार में भी एक पढ़ लिया था कौन सा, केओलिनाइट। कौन सा पढ़ लिया था, केओलिनाइट। ठीक है, अब दूसरा आता है, वो कौन सा आता है, मोंट मेरिनोलाइट। कौन सा आता है, मोंट मेरिनोलाइट। ठीक है, अब बात करेंगे मोंट मेरिनोलाइट है वो कैसा है, 2:1 टाइप। कैसा है, 2:1 टाइप। ठीक है, अब इसी से सूत्र बनाना सिखा देता हूँ। 2:1 टाइप का मतलब दो परत किसकी मिलेंगी, सिलिका। किसकी, सिलिका की कितनी परत है, दो। एल्यूमिना की कितनी परत मिलेंगी, यहाँ एक। कितनी मिलती है, एक। ठीक है, अब देखो केओलिनाइट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, Al4Si4O10 OH का होल 8। ठीक है, अब वहां वो कैसा था, 1:1 टाइप है ये। कैसा है, 1:1। अब देखो इसका सूत्र बाकी तो सेम रहेगा, Al भी आएगा, सिलिका भी, एल्यूमिना भी है, सिलिका भी है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो है, और हाइड्रोक्सिल से क्या होती है, जुड़ी होती है, एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है, अब देखो एल्यूमिना की कितनी परत है इसमें, एक। एक के इसमें भी कितनी थी, एक। तो कितना लगा दूं, 4। ठीक है, क्लियर। फिर सिलिका की अगर बात करूं, सिलिका की इसमें कितनी परत थी, एक। इसमें कितनी है, दो। ठीक है, तो डबल है, तो इसको मैं डबल कर दूं, 4 और 4 कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी बढ़ा दूं, डबल कर दूं, 20। यहां तक तो ऐसे कर दोगे। अब यहाँ एक छोटी सी चीज याद रखोगे कि OH की बात आए तो OH को क्या करोगे, आधा कर दोगे। कितने हो जाएंगे, 2। सॉरी 4। कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर यहाँ तक। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, मोंट मेरिनोलाइट। ठीक है, फिर खनिज की अगर बात करें तो खनिज कौन सा होता है इसमें, मोंट मोरिनोलाइट। ठीक है, फिर मोंट मोरिनोलाइट के कण भी कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है, जिनमें एक परत किसकी होगी, एल्यूमिना की, जो कहाँ होती है, सिलिका और सिलिका दोनों सिलिकाओं के बीच में किसकी है, एल्यूमिना। ये किसकी है, सिलिका की, ये सिलिका की, ये परत किसकी होगी, एल्यूमिना की। तथा दो परत सिलिका की होती है। इस प्रकार की मृत्तिका की संरचना कैसी होती है, 2:1। फिर एल्यूमिना व सिलिका की परत आपस में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल कमजोर बंध से क्या होती है, जुड़ी होती है। फिर मोंट मेरिनोलाइट की बाहरी व आंतरिक सतह दोनों क्रियाशील है। टेओलिनाइट की क्या थी, ओनली बाह्य सतह, इसकी आंतरिक और बाह्य, तो इसकी धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होगी, अधिक। फिर है इसमें सुगठिता, सहसंजन, फैलाव, संकुचन के गुण क्या होते हैं, अधिक। इसमें सैरंध्रता व पारगम्यता क्या होगी, कम। उसमें सैरंध्रता और पारगम्यता क्या थी, अधिक। इसमें क्या होगी, कम। फिर इस प्रकार की मृदा पानी के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, फूल जाती है, और सूखेंगी तो, इस गुण को हम क्या कहते हैं, फैलाव और संकुचन। अब फूलेंगे और सिकुड़ेंगे तो क्या पड़ेंगी, दरार। अब दरार पड़ती है तो हमें कृषि कार्य करने में क्या होती है, कठिनाई। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे, कृषि कार्य करेंगे तो क्या आएगी, कठिनाई। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या आती है बेटा, कठिनाई आती है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर की अगर बात करें। ठीक है, स्ट्रक्चर या इसके इकाइयों की, सॉरी, संरचना की अगर बात करें तो संरचना देखें, पहली परत सिलिका की, दूसरी सिलिका के बीच में क्या मिलेगा, जुड़ा हुआ किससे होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ये एक इकाई हो गई, ये कितनी, कौन सी इकाई है, दूसरी इकाई, सेम ही रहेगी। अब देखो इसमें क्या है, जो बीच की दूरी है वो कैसी होती है, प्राश्रित दूरी। कैसी दूरी होगी, प्राश्रित दूरी। ठीक है, और यहाँ इसके क्या मिलेगी, आंतरिक अधिशोषण सतह। ये क्या है, आंतरिक अधिशोषण सतह है। वैसे सेम मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, धनायन मिलेगा। बाकी सेम है बेटा। ठीक है, सेम है, बस फर्क कितना है, वहां एक सिलिका थी, यहाँ कितनी है। ठीक है, वहां दूरी अप्राश्रित थी, यहाँ क्या है, प्राश्रित। केओलिनाइट में क्या थी, अप्राश्रित, और यहाँ क्या मिलेगी, प्राश्रित। वही ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल से जुड़ा हुआ है, वही क्या हो रहा है, धनायन।
बस एक फर्क इतना है कि आंतरिक सतह भी क्या होती है, अधिशोषण सतह होती है। क्या होती है, अधिशोषण। वहां आंतरिक सतह में क्या नहीं हो रहा, अधिशोषण नहीं होता। फिर आता है ईलाइट समूह। कौन सा समूह है, ईलाइट। अब वही ईलाइट है बेटा, ईलाइट में मोंट मेरिनो लाइट का सूत्र बनाया था Al4, एक ही था, ठीक है, Al4। ये भी कैसी है, 2:1 टाइप स्ट्रक्चर है। तो Al4, सिलिका 2 है, इसमें भी सिलिका की 2 परत है, तो कितना करूंगा, 8। ऑक्सीजन वहां 10 थी, यहाँ कितनी करूंगा, 20। केओलिनाइट में 10 थी, इसमें कितनी, 20 करूंगा। और हाइड्रोक्सिल कितना करूंगा, 4। ठीक है। अब इसकी अगर संरचना को हम देखें, संरचना को मैं देखूं तो इन दोनों इकाइयों के बीच में मेरे को क्या मिल रहा है, पोटेशियम। क्या मिल रहा है, पोटेशियम। बस इतना ही करना है, ये पोटेशियम कहाँ ऐड कर दोगे, यहाँ। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है। और फिर बात करते हैं मुख्य खनिज कौन सा है बेटा, हाइड्रस माइका। क्या है, हाइड्रस माइका। फिर इलाइट के कण भी किससे, क्रिस्टलीय इकाई से। सेम मोंट मेरिनोलाइट की तरह है, जिसमें एक परत एल्यूमिना जो बीच में होती है तथा 2 परत किसकी होती है। फिर एल्यूमिना व सिलिका की परत ऑक्सीजन और किससे जुड़ी रहती है, हाइड्रोक्सिल से। इससे जुड़ी रहेंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल। इसकी संरचना में 2 इकाइयों के मध्य क्या पाया जाता है, पोटेशियम। बताया था पोटेशियम, जिसके कारण ये मोंट मेरिनोलाइट की अपेक्षा कम क्या होता है, प्रासरीय होता है, कम फैल सकता है। ठीक है। इसमें इस प्रकार की मृत्तिका की संरचना कैसी होगी, 2:1 टाइप, 2:1। मोंट मेरिनोलाइट से इसके कण क्या होंगे, बड़े होते हैं। मोंट मेरिनोलाइट से कण क्या होंगे, बड़े। इसमें सुगठ्यता, सहसंजन, फैलाव तथा संकुचन के गुण मोंट मेरिनोलाइट से तो कम होंगे और केओलिनाइट से क्या होंगे, अधिक। तो ये बीच का है, क्या है, बीच का। ये है इसकी संरचना, 2:1 टाइप है। दो परत किसकी मिलेंगी, सिलिका की, एक परत एल्यूमिनियम। जुड़ी हुई किससे होती है, ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल से। ठीक है। बीच में दोनों इकाई, पहली इकाई ये हो गई, दूसरी ये, दोनों के बीच में क्या मिलेगा, पोटेशियम, जिसके कारण दूरी क्या होती है, कम प्रसारित दूरी, वही धनायन विनिमय। क्या होगा, धनायन। बस फर्क याद रखना, देख केओलिनाइट लिखे तो अप्रसारित, मोंट मेरिनोलाइट लिखेगा तो क्या होगी, प्रसारित। और ईलाइट की संरचना बना रहा है तो क्या होगा, कम प्रसारित। पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा केओलिनाइट है तो वो कैसा, 1:1। बाकी ये दोनों तो क्या है, सेम ही है, 2:1। ठीक है। बाकी सेम है इसमें, बाकी क्या है, सेम है। यहाँ धनायन विनिमय उसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, क्लियर। फिर आता है सिलिकेट मृत्तिका खनिज के तुलनात्मक गुण। ठीक है, तीनों के क्या करेंगे, तुलनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। पहली आती है बेटा संरचना की अगर बात करें तो माउंट मेरिनोलाइट की कैसी होती है, 2:1 और फैलाव युक्त होती है। इसमें फैलाव क्या होगा, कम। संरचना तो 2:1 होगी लेकिन फैलाव क्या होता है, कम। ये क्या रहती है, स्थिर। स्थिर अप्रसारित रहती है तो कैसी है, स्थिर। आकार, आकार इसका आकार कितना होता है, 0.0121 मिली माइक्रोन। ठीक है, इसका 0.122 मिली माइक्रोन, इसका 0.112। फिर आकृति इसकी क्या होती है, अनियमित परतें होती, इसमें भी अनियमित परतें। इसकी कैसी होती है, षटकोणीय क्रिस्टलीय। सतही क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, प्रति ग्राम सोइल का सतह क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका 700 से 800, 100 से 120 और 5 से 20। आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ अत्यधिक, इसका मध्यम इसमें नहीं होता है। सहसंजन, सुगठ्यता एवं फैलने व सिकुड़ने का गुण, इसमें तो क्या होता है, उच्च, इसमें मध्यम और इसमें निम्न। मध्यम होगा 20 का है। बाह्य पृष्ठ इसका अधिक होता है, इसका मध्यम और इसका निम्न। फिर धनायन विनिमय क्षमता, यहाँ से क्वेश्चन आता है। माउंट मेरिनोलाइट का 60 से 100, ईलाइट का 20 से 40, केओलिनाइट का 3 से 15। क्या होता है, 3 से 15। फिर आता है ऋणायन विनिमय क्षमता, निम्न होती है, मध्यम होती है और उसकी क्या होती है, अधिक होती है। प्रतिस्थापन, एल्यूमिना परत में मैग्नीशियम व फेरस द्वारा प्रतिस्थापन करता है। इसमें सिलिका परत में किसका होगा, एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापन होता है, इसमें प्रतिस्थापन नहीं होता है। फिर मृत्तिका खनिज के महत्व क्या है। ठीक है,
क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला क्या है? मृदा उर्वरता। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? मृदा उर्वरता। देखो मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति से मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्यता में क्या होती है? वृद्धि। मृत्तिका की मात्रा अधिक है तो पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता क्या होगी? अधिक होगी, जिससे मृदा उर्वरता में क्या होती है? फिर दूसरी आती है जल धारण क्षमता। अब मृत्तिका के कण क्या होते हैं? महीन होते हैं, जिसके कारण रंध्रों का आकार क्या हो जाता है? छोटा। और छोटे आकार रंध्रों छोटे आकार के जिन मृदाओं में रंध्र होते हैं उनकी हमेशा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है ना? एक तो पतले पतले छोटी छोटी पाइप लो, उसमें पानी क्या आएगा? कम आएगा। एक मोटी लो पाइप, उसमें जल्दी से पानी, टंकी जल्दी खाली होगी ना मोटे पाइप से, और पतले पाइप से क्या होगी? धीरे होगी ना, है ना? तो वैसे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होगी? रंध्र अवकाश छोटे होने के कारण क्या होगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिससे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा जल का निस्सालन भी क्या हो जाता है? कम। ठीक है, वैसे जल का निस्सालन नहीं होता, जल का नीचे की तरफ जाना वो क्या कहलाता है? अंतःस्रवण। श्रवण। ठीक है, या निस्पंदन भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इन। ये क्वेश्चन आया हुआ जेट में आपके, कि पानी का नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है? ठीक है, और पौधों के लिए जल उपलब्धता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर आती है धनायन विनिमय क्षमता। अब देखो मृत्तिका की उपस्थिति से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। कले कणों पर अधिशोषित आयन धनायन विनिमय द्वारा मृदा विलयन में घुलकर पौधों को क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है पोषक तत्व का अधिशोषण। मृत्तिका के कण सूक्ष्म होने के कारण इनका बाह्य क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक। बाह्य क्षेत्रफल अधिक होगा तो इनके कणों पर धनायन विनिमय क्या होंगे? सॉरी, धनायन है वो क्या होंगे? अधिक अधिशोषित होंगे, और पौधे को पोषक तत्व क्या होंगे? अधिक प्राप्त होंगे। फिर आता है पोषक तत्व के भंडारण में वृद्धि। तो मृत्तिका की सतह पर अधिक धनायनों का क्या हो रहा है? अधिशोषण यहाँ हो रहा है। क्या है? किसके कारण? बाह्य क्षेत्रफल अधिक होने के कारण। तो ज्यादा पोषक तत्व का अधिशोषण होगा तो भंडारण भी पोषक तत्व का क्या होगा? अधिक होगा। तो मृत्तिका की सतह पर अधिक धनायनों का अधिशोषण होने के कारण पोषक तत्व के भंडारण में क्या होती है? वृद्धि। फिर आता है बंधक प्रभाव। मृत्तिका के सूक्ष्म कण है, वो कणों को आपस में बांध के रखते हैं। ठीक है, बांध के रखेंगे तो मृदा के कण आकार में क्या होगा? सुधार होगा। ठीक है, देखो मृत्तिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। साथ ही बालू के कणों को बांधने की क्षमता रखते हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा में क्या होता है? सुधार होता है, या भौतिक क्षमता में क्या होगा? सुधार होगा। ठीक है, ये हुमस में भी मिलता है आपकी। फिर आता है कार्बनिक क्लोराइड। कौन सा आ गया? कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक में एक ही बताया था, कौन सा? हुमस। मृदा कार्बनिक क्लोराइड कौन सा है? हुमस। हुमस गहरे भूरे या काले रंग का विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जो जटिल पदार्थों के मिश्रण से बना है। किससे बना है? जटिल। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो हमने ऑर्गेनिक मैटर पढ़ा था, लास्ट में ऐसा पदार्थ बचा था जिसका क्या नहीं हो रहा था? विच्छेदन नहीं हो रहा था। उससे किसका निर्माण हुआ था? हुमस से। जैसे सूक्ष्म जीवों के ऊतक थे, वो विच्छेदित नहीं हो रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे? हुमस बना रहे थे। मृत्तिका क्लेश संयोजन था, वो क्या बना रहा था? हुमस बना रहा था। ठीक है, फिर हुमस के कणों पर कैसा आवेश होगा? ऋणावेश। कोलाइड है तो कैसा है? ऋणावेश। ठीक है, फिर हुमस में धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, वो उसमें माउंट मेरिनोलाइट में 60 से 100 थी, इसकी होती है 150 से 300 सेंटीमोल। कितनी होती है? 150 से 300। ठीक है, आपकी बुक में 100 से 300 दे रखा है। ठीक है ना, एग्जैक्ट जो है 150 से 300 है। कितनी है? 150 से 300। ठीक है, हुमस का निर्माण मुख्यतः CHO तत्वों से मिलकर होता है। CHO का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। फिर हुमस का संगठन सिलिकेट मृत्तिका के कणों के समान ही होता है। ठीक है, हुमस के मिशेल में दो आयनिक परतें होती हैं, जिसके अंदर की परत क्या होगी? ऋण आवेशित, और बाहर की क्या होगी? धन आवेशित। फिर हुमस की प्रकृति पीएच पर निर्भर करती है। मृदा की अत्यधिक अम्लता की अवस्था में हुमस की अवस्था में हुमस पर हाइड्रोजन आयन दृढ़ता पूर्वक अवस्थित
रहता है। अम्लीय अवस्था जब होती है तो हुमस पे आप देखोगे तो क्या चिपका हुआ मिलेगा बेटा आपको? हाइड्रोजन। या हम कह सकते हैं कि किसका अधिशोषण मिलेगा? हाइड्रोजन आयनों का। और जब किसी मृदा कोलाइड पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो मृदा कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय। फिर है जिससे अन्य धनायनों द्वारा सरलतापूर्वक विस्थापित नहीं किया जा सकता। विस्थापित का मतलब हटाया नहीं जा सकता। फिर हम मृदा की क्षारीय अवस्था में कार्बोक्सिल समूह में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का क्या हो जाता है? आयनीकरण। क्षारीय अवस्था है तो कार्बोक्सिल समूह में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है उसका क्या हो जाएगा बेटा? आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का मतलब किस में टूट जाता है? आयन में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोक्सिल है, इसका हाइड्रोजन है वो किस में टूट जाएगा? हाइड्रोक्सिल में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग। इसको क्या कहेंगे? आयनीकरण। फिर आता है हुमस का मृदा में क्या महत्व है? तो पहला मृदा संरचना। अब मृदा संरचना कैसे सुधारेगी बेटा? कि ये कणों को आपस में बांध कर रखती है, ठीक है, जिससे कणों का मृदा की संरचना में क्या आता है? सुधार आता है। हुमस मृदा के कणों को आपस में बांधकर मृदा की संरचना में क्या करते हैं? सुधार। फिर धनायन विनिमय क्षमता। अब इसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी बताई थी? 150 से 300 सेंटीमोल। और एवरेज कितनी होती है? 200 सेंटीमोल। ठीक है, जिससे धनायनों का भंडारण क्या होता है? अधिक होता है एवं उनके निक्षालन को क्या करेगा? रोकेगा, क्योंकि इस पे अधिशोषित धनायन हो जाएंगे तो उनका निक्षालन क्या होगा? कम। फिर जल धारण क्षमता। हुमस मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि हुमस की जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। फिर मृदा ताप। हुमस का रंग काला नहीं है, काला है। कैसा है? काला। ड्यू टू द कलर ऑफ humus is black, it absorb heat and increase the temperature of the soil। ठीक है, होने के कारण गर्मी को अवशोषित कर मृदा के तापमान को क्या करता है? बढ़ाता है। मृदा के तापमान को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसे खाना किस पे बनाते हैं? तवे पे। और कैसा होता है? काला। जल्दी ही ऊष्मा को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है। फिर सुगठिता एवं सहसंजन। तो हुमस में सुगठिता व सहसंजन की क्या होती है? कमी। फिर उभय प्रतिरोधन क्षमता है। हुमस मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता में क्या करता है? वृद्धि। अब उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है? किसी भी मृदा की उभय या किसी भी विलयन की, ठीक है, विलयन में थोड़ा बहुत पीएच में परिवर्तन करना है तो जितने हमें अम्ल और क्षार की आवश्यकता होगी उससे ज्यादा हमें क्या डालने होंगे? क्षार और अम्ल डालने होंगे, कहीं ज्यादा डालने होंगे। या सीधी सी भाषा में कहे तो जिस मृदा में उभय प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके पीएच में अचानक क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अचानक परिवर्तन होगा तो मृदा की बायोलॉजिकल कंडीशन को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे बायोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। क्या करेगा? प्रभावित। ठीक है, तो उभय प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे मृदा में क्षारीय या अम्लीय पदार्थ डालने पर पीएच में क्या नहीं होता? अचानक परिवर्तन नहीं होता है। पोषक तत्व की उपलब्धता। हुमस पोषक तत्व का भंडार गृह होने के कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा है इसकी, 200 सेंटीमोल तो औसत है, वैसे 150 से 300। तो ज्यादा धनायनों को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, जिससे धनायनों का क्या होगा? भंडारण होगा। क्या होगा? भंडारण। हम्म। अच्छा, फिर बात करते हैं मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। ठीक है, मृत्तिका जो कण थे उस पे कैसा था? ऋण आवेश। और उस ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखो, मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। पहला, खुले क्रिस्टलीय किनारे। कौन से? खुले क्रिस्टलीय किनारे। देखो, सिलिका एवं एल्यूमिना परतों के किनारे पर असंतुष्ट क्या मिलती है अपने को? संयोजकता मिलती है। असंतुष्ट क्या मिलती है? संयोजकता। तथा बाहरी सतहों पर ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह होता है। बाहरी सतह पे क्या होता है? जो ऋण आवेशित स्थानों की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। देखो, हाइड्रोक्सिल पे भी कैसा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव होता है। कैसे होता है? तो ऑक्सीजन की अगर स्ट्रक्चर देखें, कितने नंबर पे आता है ऑक्सीजन? हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरोनियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने पे आया, 8 नंबर पे। अब देखो पहले कोर्स में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर दूसरे कोर्स में 4, कितने, 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। 8 नंबर पे कितने आ गए, 4 और 2 6, 2 और बच गए। ठीक है, क्लियर। अब इसमें कितने की आवश्यकता, 2 की, 2 की आवश्यकता, तो चार्ज कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। कैसा आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों कैसे चार्ज शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज। और बाह्य सतह पे भी कौन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। इसके कारण इसके जो मृतिका है इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, समझ में आई बात। ठीक है, फिर ये समूह सिलिकॉन एवं एल्यूमिना के अणु से चिपके रहते हैं। किससे चिपके रहते हैं, सिलिकॉन व एल्यूमिना के अणु से। फिर ये आवेश पीएच पर निर्भर करता है, किस पे करेगा, पीएच पे। ठीक है, जैसे रिएक्शन दे रखी है SiOH प्लस OH, SiO, O है यहाँ से टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। मैंने पीछे भी बताया कि हाइड्रोजन क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। ये यहाँ क्या बना लेगा, इसके साथ मिलकर जल बना लेगा। क्या बना लिया, H2O। यहाँ क्या रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसी चार्ज शो करेगा बेटा, यहाँ नेगेटिव। कैसी, नेगेटिव। तो कैसा चार्ज हो गया, ऋणात्मक। फिर AlOH है, हाइड्रोक्सिल समूह है। ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O। और यहाँ कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। कैसा रह जाता है, नेगेटिव चार्ज रह जाता है। फिर आता है समाकृतिक प्रतिस्थापन। कौन सा आता है, समाकृतिक प्रतिस्थापन। देखो मृदा कोलाइड में एक जैसे आकार परंतु धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है। ठीक है ना, देखो एक जैसे आकार परंतु धनात्मक संयोजकता। कैसी संयोजकता रखेंगे, धनात्मक, या कह सकते हो कैसा चार्ज रखेंगे, धनात्मक चार्ज रखेंगे। वो क्या करते हैं, एक आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित। ठीक है, जैसे ये एक आयन है और ये एक आयन है, दोनों पे चार्ज कैसा है, धनायन। ये आयन क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ से हटा के कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। फिर जैसे Si4 का प्रतिस्थापन कौन करता है, Al3। ठीक है, होने से ऋण आवेश रह जाता है। देखो यहाँ क्या था बेटा, O ओ SI पे कितने चार्ज है, 4, ऑक्सीजन पे 1 माइनस। ठीक है, इस SI को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है बेटा, एल्यूमिनियम। कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम। फिर मृतिका में एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन कौन करता है, मैग्नीशियम। ये पीछे भी लिखवाए हैं तुम्हें, ये पीछे भी करवाए। होने से ऋण आवेश क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋण आवेश। देखो यहाँ एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है बेटा, मैग्नीशियम। और यहाँ कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। कैसा आवेश आया है, ऋण आवेश। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये आपका क्या था, मृदा कोलाइड का चैप्टर। क्या था, मृदा कोलाइड का चैप्टर। ठीक है, आज तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें बड़े क्वेश्चन तो पूछे गए हैं आपके, माउंट मेरिनोलाइट, ईलाइट। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में धनायन विनिमय क्षमता पूछी गई है। क्या पूछी गई है, धनायन। ठीक है, उससे छोटा एक क्वेश्चन पूछा गया कि मृत्तिका या सिलिकेट क्ले है, उसको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों। आपके 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये छोटे क्वेश्चन आए तो धनायन विनिमय क्षमता याद रखना, एक माउंट मेरिनोलाइट केओलिनाइट की स्ट्रक्चर। एक पूछ सकता है तो क्वेश्चन आपके गुण से। ठीक है, कोई भी दे दिया कि पूछा हुआ टिंडल प्रभाव को समझाई। ठीक है, एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसको समझाना है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आयन विनिमय। कौन सा चैप्टर है, आयन विनिमय। ठीक है, आयन विनिमय, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों क्या जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से। ठीक है।